नमस्कार, मैं हूं वेदिका और बॉडी वर्स की आज की इस चर्चा में हमारे साथ है योगाचार्य राजीव शास्त्री जी। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप एक सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, 13 साल का अनुभव है आपका और आपने सैकड़ों मरीजों का इलाज किया है, ऑनलाइन भी, क्लिनिक में भी, और आप सर्टिफाइड योगा ट्रेनर भी हैं। जी। तो आज हम बात कर रहे हैं बैक पेन पर, यानी कमर दर्द। ये एक बहुत ही आम समस्या है, दुनिया भर में लाखों लोग इससे परेशान हैं। हाँ, बिल्कुल। भारत में देखें तो करीब 60-70% लोग कभी न कभी इसे महसूस करते हैं और ये डिसेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी लॉस का एक बड़ा कारण भी हमारे वर्कफोर्स में। सही कहा। ज्यादातर मामले, करीब 90%, वो लोअर बैक पेन के होते हैं। उम्र के साथ ये बढ़ता है और महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा देखा जाता है। जी। और कुछ प्रोफेशंस हैं जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स, ड्राइवर्स या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, उनमें इसका रिस्क ज्यादा होता है। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे इसके मुख्य कारण क्या हैं? मतलब ये दर्द होता क्यों है? देखिए, बैक पेन के कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम वजहों में से एक है पुअर पोस्चर, मतलब लंबे समय तक गलत तरीके से झुककर बैठना या खड़े रहना। हाँ, ये तो आजकल बहुत आम है। बिल्कुल। फिर है मसल या लिगामेंट स्ट्रेन, भारी सामान उठा लिया या अचानक कोई गलत मूवमेंट हो गई। अच्छा। हमारी रीढ़ की हड्डी में जो डिस्क्स होती हैं, अगर वो बल्जिंग या रप्चर्ड हो जाएं तो वो नर्व्स पर दबाव डालती हैं, उससे भी दर्द होता है। इसके अलावा आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, स्पाइनल स्टेनोसिस जिसमें स्पाइनल कैनाल सिकुड़ जाती है और नर्व्स पर दबाव पड़ता है। ओके। स्कूलियोसिस भी एक कारण है, मतलब रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन। बहुत रेयर मामलों में इन्फेक्शंस या ट्यूमर्स भी हो सकते हैं। और आपने कहा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी, स्ट्रेस, एंजाइटी। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से भी मसल्स में तनाव बढ़ता है जो बैक पेन को ट्रिगर कर सकता है या बढ़ा सकता है। ये जानना तो बहुत जरूरी है कि मेंटल हेल्थ का भी असर पड़ता है। अच्छा, तो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो बैक पेन होने की संभावना को और बढ़ा देते हैं? रिस्क फैक्टर्स में एज तो है ही, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है रिस्क बढ़ता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब ज्यादातर बैठे रहना, फिजिकल एक्टिविटी की कमी। हाँ, आजकल का लाइफस्टाइल ही ऐसा है। जी। ओबेसिटी, मोटापा, क्योंकि इससे स्पाइन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। पुअर पोस्चर की बात तो हमने की ही। स्मोकिंग भी एक फैक्टर है। स्मोकिंग? वो कैसे? हाँ, स्मोकिंग में जो निकोटीन होता है वो ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करता है और डिस्क्स को ठीक रहने के लिए अच्छे ब्लड फ्लो की जरूरत होती है। ओह, अच्छा। किंग पेन होता है, हल्का पर लगातार बना रहने वाला दर्द, खासकर लोअर बैक में। स्टिफनेस महसूस होती है, अकड़न सी, सुबह उठने पर ज्यादा। कभी कभी शूटिंग पेन होता है जो तेजी से पैर की तरफ जाता है। हाँ, जिसे सायाटिका कहते हैं। वाओ, जी बिल्कुल, वो सायाटिका का संकेत है। मसल स्पैज़म्स हो सकते हैं, यानी मांसपेशियों में अचानक तेज ऐंठन। लिमिटेड मोबिलिटी, मतलब झुकने, मुड़ने या हिलने डुलने में परेशानी। और कभी कभी टिंगलिंग या नमनेस। हाँ, झुंझुनी या सुन्नपन महसूस होना, ये नर्व इन्वॉल्वमेंट या नर्व डैमेज का संकेत हो सकता है। और वीकनेस भी आ सकती है पैरों में। अगर इसे नजरअंदाज किया जाए या सही इलाज ना मिले तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? क्या ये गंभीर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर इलाज ना हो तो मोबिलिटी और कम हो सकती है, स्थायी दिक्कत आ सकती है। लगातार दर्द रहने से डिप्रेशन और एंजाइटी होना बहुत आम है। हाँ, वो तो है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस, मतलब नींद ठीक से नहीं आती। ज्यादा गंभीर मामलों में नर्व डैमेज हो सकता है। बहुत रेयर है, लेकिन इनकॉन्टिनेंस भी हो सकता है, मतलब ब्लैडर या बाउल कंट्रोल में कमी। इसके लिए तो तुरंत मेडिकल हेल्प चाहिए। ओह। जाहिर है, लॉस ऑफ फंक्शन होता है, काम करने की क्षमता घट जाती है। और एक और खतरा है, दर्द निवारक दवाओं पर डिपेंडेंसी बढ़ जाना। ये सब सुनकर तो लगता है कि इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यहीं पर शायद न्यूरोथेरेपी की भूमिका आती है। ये इस स्थिति में कैसे मदद कर सकती है और क्या ये हेल्थ केयर खर्च बचाने में भी सहायक हो सकती है? जी, न्यूरोथेरेपी इसमें वाकई बहुत प्रभावी हो सकती है। और हाँ, ये एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है। हमारा फोकस मुख्य रूप से स्पाइन के नेचुरल कर्वेचर को, उसकी बनावट को ठीक करने पर होता है। अच्छा। ये थेरेपी मसल्स को मजबूत करती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाती है। एक खास टेक्निक है, कॉर्डा इक्वाइना टेक्निक। अमेजिंग। ये स्पाइन के निचले हिस्से में जो नर्व्स का बंडल होता है उस पर काम करती है। कॉर्डा इक्वाइना। जी, इससे नर्व सिग्नल्स बेहतर होते हैं और सियाटिका, नमनेस जैसे लक्षणों में काफ़ी राहत मिलती है। न्यूरोथेरेपी ब्लड सर्कुलेशन को भी सुधारती है, जो हीलिंग के लिए ज़रूरी है। और ये डैमेज नर्व्स के रीजनरेशन, मतलब उनके दोबारा ठीक होने में भी मदद करती है।
पुरानी चोटों, ओल्डर इंजरीज में भी ये काफी सहायक है। और आपने एसिड अल्कलाइन कॉन्सेप्ट का भी जिक्र किया था। हाँ, हम एसिड अल्कलाइन कॉन्सेप्ट के आधार पर बॉडी में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के असंतुलन को भी ठीक करने पर काम करते हैं। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस में ऑस्टियोब्लास्ट्स और ऑस्टियोक्लास्ट का फंक्शन बिगड़ जाता है, उसे संतुलित करने में मदद मिलती है। अच्छा। सुरक्षित, प्रभावी, बिना दवाओं वाली पद्धति है जो न सिर्फ दर्द से राहत दिलाती है बल्कि जड़ पर काम करती है। और हाँ, जब आप अनावश्यक जांचों और महंगी दवाओं से बचते हैं तो निश्चित रूप से ये हेल्थ केयर खर्चों को कम करने में भी मददगार साबित होती है। ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। बॉडीवर्स में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि हमारे सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट के साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए कृपया हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप संदेश भेजें। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1800340081। मैं दोहराती हूँ 8100340081। कृपया बॉडीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने वाली ऐसी चर्चाओं पर दैनिक अपडेट मिल सकें। साथ ही इस जानकारी को अपने प्रियजनों के साथ उनके अच्छे स्वास्थ्य और वेलनेस के लिए जरूर साझा करें। यदि आपकी कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया नीचे टिप्पणियों में लिखें। बॉडीवर्स आपकी बॉडी की इनर यूनिवर्स को हील करने में आपकी मदद कर रहा है। अगली चर्चा में मिलते हैं। धन्यवाद।